जय हिंद। नमस्कार बच्चों, हमारे स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो है जियोग्राफी के साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था या जिसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं तो पॉलिटी की भी क्लास चलाइए। आप पॉलिटी का भी रिवीजन करा दीजिए क्योंकि यूपीएसआई की भी भर्ती आ गई है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी कभी भी आ सकती है। तो इसी को देखते हुए आज से हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है भारतीय संविधान, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक क्लास हमारा ये जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का या भारतीय संविधान का जो एक क्लास है ये सुबह पढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद एक क्लास जो नाइट में डेली पढ़ता था जियोग्राफी का, तो वो भी नाइट में जियोग्राफी का पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास को देखिए, एंजॉय करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे जुड़ सकें और इस बुक का जो जीएस द बुक है इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था का यानी कि इंडियन पॉलिटी का, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे बुक के माध्यम से, पूरा बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। उससे पहले 2 लाइन है आप लोगों के लिए कि जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हार का इंतज़ार कर रहे हैं। यूपीएसआई वाले आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हार का इंतज़ार कर रहे हैं, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे जीत की आस लगाए बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए, तैयारी को बेहतर कीजिए और अपने सपनों की जो नौकरी है वो आप लोग जल्द से जल्द हासिल कीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें भारत का संवैधानिक विकास। कहने का मतलब आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर जो है आज का, तो आज का चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। किस तरीके से भारत के संविधान का विकास हुआ था, किस तरीके से उसको बनाया गया था, इसके बारे में संवैधानिक विकास एक टॉपिक होता है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान क्या होता है। आप लोग संविधान पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है संविधान क्या होता है। तो सबसे पहले उसको जानिए कि संविधान क्या होता है। इसमें क्या दिया गया कि संविधान वह वैधानिक दस्तावेज होता है, वह वैधानिक दस्तावेज होता है यानी कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें शासन के उन मूलभूत कानूनों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी देश या किसी राज्य के शासन को चलाया जाता है। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि संविधान किसी देश का वह कानूनी दस्तावेज यानी कि कानूनी किताब होती है जिसके माध्यम से उस देश के अंतर्गत या उस राज्य के अंतर्गत शासन को चलाया जा सकता है, यानी कि शासन व्यवस्था चलाया जाता है, ठीक है। यानी कि उसी किताब के, उसी बुक के, उसी दस्तावेज के आधार पर ही वहाँ का शासन व्यवस्था जो है ये चलता है। ये होता है संविधान। मोटी मोटा शब्दों में आप लोग संविधान को इतना याद करिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि संविधान की परिभाषा लिखिए, आप लोग समझ रहे हैं किस तरीके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन जानना जरूरी है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक आध बार और पूछा भी जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है हमारा भारतीय संविधान। जैसे आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे, अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जहां ये पूछा जाता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे तो वहां पर एक टॉपिक आता होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो विशेषताएं में ये भी एक विशेषता है भारतीय संविधान का कि ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता है ये लचीला भी है, कठोर भी है। कहीं कहीं की संविधान बहुत ज़्यादा कठोर है, कहीं कहीं का बहुत ज़्यादा लचीला है। तो यहाँ का जो है ना, यहाँ का लचीला और कठोर दोनों है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। तो वहाँ पर सिलेबस में दिया रहता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़ना है, संवैधानिक विकास पढ़ना, इस तरीके से सिलेबस में दिया रहता है। और सबसे अहम बात होता है, आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस को रीड करना होता है। सिलेबस समझ लीजिए, एकदम दिमाग में रट्टा मार के रख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। इतर बितर ज़्यादा मत पढ़िए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितना ही सिलेबस में दिया गया है उतना ही पढ़िए, ठीक है। खैर आइए इसमें देखते हैं क्या आगे क्या है। तो भारत में ब्रिटिशियस 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी व्यापार के रूप में आई थी, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर एक्ट द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी।
ठीक है। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। कब? 1765 ईस्वी में। भारतीय संवैधानिक विकास दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। ये मोटी मोटा बात है कि जैसे जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उसके बाद वो भारत में व्यापार करने आया था। ठीक है। महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी, उनके द्वारा चार्टर एक्ट उन्हें प्राप्त हुआ था कि वो जाएंगे भारत में व्यापार करेंगे, मतलब उन्हीं की अनुमति से वो लोग आए थे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो था बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। और भारतीय संविधान विकास जो है ये यहीं से आता है कि भारतीय संवैधानिक विकास जो है ये दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं? तो एक आता है भारत का संवैधानिक विकास, तो एक होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक होता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। यानी कि एक जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उसके अंतर्गत क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम होता है, और दूसरा होता है एक ब्रिटिश क्राउन, जब क्या होता है 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद जो सत्ता होता है वो कंपनी से हस्तांतरण होकर वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है। तब जो है उसके बाद का भारत में किस तरीके से संवैधानिक विकास होता है उसको दिया गया है। ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जैसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773 का, इसी के तहत जो था क्या हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 1774 में। ठीक है। ईस्ट इंडिया एक्ट पढ़ेंगे 1784 का, चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1793 का, चार्टर एक्ट 1813 का पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट 1833 का पढ़ेंगे और चार्टर एक्ट 1853 का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 1857 में क्रांति होती है, जिसको महान क्रांति बोलते हैं, या 1857 का विद्रोह जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन हस्तांतरण हो जाता है। फिर उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1858। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947। आप लोग देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव जो है भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ये जो था ना, ये पहले 20-20 साल में चार्टर आता था। चार्टर एक्ट जो आता था वो 20-20 साल के बाद आता था। जैसे 93 में आया था तो 20 साल बाद फिर आया 13 में, फिर 20 साल बाद 33 में, फिर 20 साल बाद 53 में। ठीक है। उसके बाद जब भारत परिषद अधिनियम आने लगा तो ये 10-10 साल के अंतर्गत 92, 9, 19 इस तरीके से आने लगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कंपनी का शासन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। ठीक है। 1857 में जो था विद्रोह हुआ था, वहाँ तक जो है कंपनी का शासन था। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पहला जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था भारतीय शासन व्यवस्था पर। जो कंपनी का शासन था इसके अकॉर्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। क्या की गई? जो गवर्नर था उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद भी नियुक्त की गई, यानी कि 4 सदस्यीय परिषद का भी नियुक्ति हुआ। इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? वारेन हेस्टिंग को। ये भी क्वेश्चन बना है, हालांकि हम लोग हिस्ट्री को जब पढ़ रहे थे तब इसको पढ़े थे। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ भी पढ़ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। किसको किसको? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? इसको जो है बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इस पर जो भी नियम कानून जो भी करना था वो बंगाल का गवर्नर जनरल वो करेगा। ठीक है। इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे, ये नाम पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामों में। सर एलिजा एम्पे जो थे मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड जो थे ये इनके सहायक न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लेमेस्टर तथा हाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार भी करते थे, खुद से व्यापार करने लगते थे और भारतीयों के साथ उनका उठना बैठना हो गया था, उनसे उपहार भी लेते थे, रिश्वत भी लेते थे, इस तरीके से जो था चीज़ें होने लगी थी। तो इस अधिनियम के तहत जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ये होता है रेगुलेट करना, यानी को बढ़ावा देना। तो इसके तहत जो था ये सब इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लग गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करके कंपनी पर नियंत्रण अधिक सशक्त कर दिया। कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ और इसके तहत सैन्य, नागरिक और राजस्व मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि जो सैन्य, नागरिक और राजस्व संबंधी जो मामले हैं उसका जो जानकारी है उसको ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था। ठीक है, इतना आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला जो है 1781 का अधिनियम। ये 1781 का अधिनियम है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को पारित किया है। जैसे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत जो भी चीज़ें हुई, जो काम हुआ, जो कानून बने, उनसे जो भी कमियां हुई, जैसे उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक और एक्ट लाया गया जिसको 1781 का एक्ट कहते हैं, 1781 का अधिनियम कहते हैं। ठीक है, इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहते हैं? तो 1781 का अधिनियम जो था के नाम से जाना जाता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए जो 1781 वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट को ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? विलियम पिट के द्वारा। उस टाइम जो विलियम पिट थे वो ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी तो शासन भी करने लगी थी। वो तो आया था व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री में, तो क्या पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी व्यापार करने के लिए आई थी। वास्को डी गामा आया था, मसाला लेकर गया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे पुर्तगाली लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, डच आए, डेनिश आए, सब लोग आए। तो वो उनका क्या पहले उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि भारत से व्यापार करना है, मसालों का व्यापार करना है, इसके लिए वो लोग आए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग शासन में हस्तक्षेप करने लगे। प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें जीते, बक्सर का युद्ध हुआ, इस तरीके से वो लोग शासन में हस्तक्षेप करने लगे। जब तो क्या हुआ, साथ साथ वो लोग शासन भी करने लगे। तो पूरी तरीके से जो है भारतीय शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। तो वही चीज़ जो ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, उसमें क्या था कि जो व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य थे, यानी कि व्यापार भी करते थे और शासन भी करते थे, तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इसके लिए दो चीज़ बना दी गई। ठीक है, जैसे जो व्यापार और शासन थे ना, अब एक साथ नहीं होते थे, एक ही कंपनी दोनों साथ साथ नहीं कर दी, इसको दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट ने सरकार को कंपनी के राजनीतिक मामलों पर अधिक नियंत्रण देने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जबकि वाणिज्यिक मामलों को कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रखा और इसी प्रकार द्वैत शासन का शुभारंभ हुआ। क्या हुआ? द्वैत शासन का शुभारंभ हुआ। व्यापारिक और प्रशासनिक मामलों को अलग अलग करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई, जिसमें जो राजनीतिक मामले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चला गया और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो इसके पास वाणिज्यिक मामले जो थे, जो व्यापारिक मामले थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रह गया। और इसी से जो है द्वैत शासन का शुभारंभ होता है कि दो तरह के शासन देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इसके तहत पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है, 1784 के तहत पहले 4 थे, जो 1773 में 4 किए गए थे, फिर उसको इसमें घटाकर 3 कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। अब ये भी जो है
ये भी उसमें जो कमियां हुई थी उसको दूर करने के लिए लाया गया 1786 का एक्ट। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी दी गई। किसकी शक्तियाँ? तो प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी दी गई। पहली बार यह दोनों अधिकार गवर्नर जनरल जो था कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे पहली बार। कौन कौन सी शक्तियाँ? ये प्रधान सेनापति की जो शक्तियाँ थी पहली बार जो था ये गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व में से वेतन देने की बात कही गई। कहाँ से? तो भारतीय राजस्व में से वेतन देने की बात कही गई नियंत्रक मंडल के सदस्यों को। ठीक है, किसके तहत? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। और क्या कहा गया चार्टर एक्ट में? इसमें इस अधिनियम के द्वारा सभी कानूनों तथा विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत न्यायालय बना था उसको भी ये अधिकार दिए गए कि उन कानूनों और विनियमों की व्याख्या की जाए। ठीक है, फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय, अफीम और चीनी के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। यानी कि जो एकाधिकार था कंपनी का उसको समाप्त कर दिया गया, परंतु उसके बाद भी चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार जो था कंपनी का एकाधिकार था। ठीक है, कंपनी का लाभांश 10.5% निर्धारित किया गया। इस चार्टर अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश संसदीय अनुमति के बिना यह कानून लागू नहीं किए जा सकते थे। यानी कि कोई भी कानून रहता था जो जैसे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके अंतर्गत कोई भी कानून अगर लागू किया जाता था तो उसको सबसे पहले ब्रिटिश संसद में उसको पेश किया जाता था और ब्रिटिश संसद के अनुमति के बिना वह कानून लागू नहीं होता था। ठीक है, इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ये याद रखिएगा, ये वह 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था इस एक्ट ने। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया तथा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत जो था शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए धनराशि खर्च करने का जो था प्रावधान किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1 लाख रुपए शिक्षा पर। इस अधिनियम में भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान प्रावधान भी किया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1833 का। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया था? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और तथा विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। इसको याद रखिएगा, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का है। और गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था और भारत का गवर्नर जनरल का पद जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को इतनी बातें मेरी समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है उसी के तहत है 1833 के अधिनियम के तहत है कि इस अधिनियम ने भारत में पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका संबंधी असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून और नए कानून के तहत बने कानून को अधिनियम कहा गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं के आयोजन का शुभारंभ किया गया। इसका
जो सिविल सेवक थे उनके लिए। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 87 में प्रावधान किया गया कि रंग, जाति और धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय या रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। 1833 का अधिनियम इसी नाते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस अधिनियम ने दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया तथा 1843 ईस्वी में एलनबरो द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इस अधिनियम के द्वारा मैकाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया तथा मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन हुआ था। 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में। ये भी याद रखिएगा कि दास प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? एलनबरो था। ठीक है, कब? 1843 में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। अब 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। महत्वपूर्ण अधिनियम है 1853 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिसमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास और मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था। जो वहाँ की स्थानीय प्रांतीय सरकार थी उसके द्वारा जो है 4 का चुनाव किया जाता था, लेकिन 6 नए सदस्य को जोड़ा गया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा आगे है, इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। देखिए, जितने भी कानून बनते थे उसमें जितने भी सदस्य बनते थे सब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सदस्य होते थे। ठीक है, ये मत सोचिए कि नहीं भारतीय भी उसमें होने लगे। भारतीय अभी तो वहाँ भारतीयों का कोई नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ कर दिया गया तथा सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। देखिए किसके तहत? इसके तहत जो था 1853 जो था, इसके तहत जो था भारतीयों के लिए सिविल सेवा जो था ये खोल दिया गया। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 1854 में। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, 1854 में मैकाले समिति। ठीक, आगे देखते हैं। इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन को निदेशकों को नामित करने का अधिकार दिया गया। यहाँ जो था पहले ये था कंपनी की 10 साल के लिए, 15 साल के लिए चार्टर बनता था, 10 साल के लिए चार्टर बनता था, लेकिन यहाँ से जो अंतिम चार्टर एक्ट था 1854 का, यहाँ से कंपनी का शासन अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसका कोई वो नहीं था कि कब तक शासन काल चलेगा। ठीक है, अब यहीं से फिर 1854 आता है, 55 आता है, 56, 57, फिर 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद जो था 1858 से क्या 1858 में क्रांति होती है। फिर उसके बाद जो कंपनी का शासन था वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला जाता है, यानी कि ब्रिटिश के अंतर्गत चला जाता है, राजा के अंतर्गत। ठीक है, इसमें देखते हैं तो सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना था। यानी कि कहने का मतलब है कि जो 1857 विद्रोह हुआ था वो दोबारा से ना हो पाए, इसलिए जो भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था। ठीक है, इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, इसलिए इसको क्राउन का शासन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ अब जो नियम बनते थे वो महारानी विक्टोरिया के द्वारा, वहाँ राजा के द्वारा, जो वहाँ पर राजा रहते थे, महारानी रहते थे, उनके द्वारा जो नियम बनता था वही आकर यहाँ पर लागू होता था। ठीक है, फिर आगे है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदला गया था, तो इसके द्वारा भारत का वायसराय कर दिया गया तथा वायसराय भारत में ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। कैनिंग जो था ये भारत का प्रथम वायसराय बना था। इसको याद रखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड ऑफ निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया तथा द्वैत शासन का भी अंत कर दिया गया। यहाँ से द्वैत शासन का अंत हो जाता है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा नया पद भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था जो सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद की टीम भी
स्थापित की गई थी, यानी कि भारत परिषद की 15 सदस्यीय टीम जो था ये भारत सचिव की सहायता करता था। फिर आता है अखिल भारतीय सेवाओं और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था, उसको मानना पड़ता था राय, ठीक है। बाध्य का मतलब कि उसको तब किसी भी कंडीशन में उन चीज़ों को मानना पड़ता है जिसके लिए वो बाध्य है, ठीक है। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1861, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या दिया गया, इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय सदस्यों को वायसराय की परिषद में शामिल करने की शुरुआत हुई। यहीं से 1861 से जो था जो कानून बनता था उसमें भारतीय सदस्यों को भी वायसराय की परिषद में शामिल करने की अनुमति मिल गई थी, ठीक है। फिर है इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। सॉरी दोस्तों। प्रांतीय विधान परिषदों को भी विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिसे प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। क्या हुई, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई, यानी कि प्रांतीय विधान परिषदों को भी विधि निर्माण में अधिकार मिल गया, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1862 ईस्वी में केनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा देवनारायण, पटियाला के महाराजा नरेंद्र देव तथा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था, ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया। इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में एक 5वां सदस्य भी शामिल किए गए। जो 4 सदस्य थे अब उसको बढ़ाकर ये 5 कर दिए, ठीक है। आगे है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकालीन स्थिति में 6 महीने तक प्रभावी रह सकती है। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई कि अब वो लोग भी अपने कानून बना सकते हैं। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी, विधायी शक्ति का मतलब कानून बनाने की शक्ति, तो अब मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी अपना कानून फिर से बना सकती है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे। इस नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। क्या होते थे, जो आधे सदस्य होते थे वो गैर सरकारी होते थे। इस अधिनियम की कमियां क्या क्या थी, कमियों को देखते हैं। अब हम लोग इस अधिनियम की कमियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या कमियां थी इस अधिनियम की, तो इसको देखते हैं। तो विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी, यानी कि जो विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्य थे उनकी कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी, उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। वह ना तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट पर बहस कर सकते थे। जैसे अब वर्तमान जो परिषद है विधान परिषद, वहाँ पर जितने भी सदस्य हैं सब प्रश्न पूछते हैं, बहस करते हैं, बजट पर बहस होता है, हर तरह के जो क्रियाकलाप रहता है उसमें सब लोग भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो पहले था उसमें जो थे तो उसमें भूमिका नहीं थी, कोई भूमिका नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था, ना ही बजट पर बहस कर सकता था, तो ऐसे सिस्टम था कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था, यानी कि किसी पर भी वीटो का प्रयोग कर सकता था, तथा ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार भी कर सकती थी, यानी किसी भी कानून को अस्वीकार कर सकती थी, वीटो का प्रयोग कर सकता था। तो काफ़ी ज़्यादा कमियां देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1892। इसमें क्या क्या दिया गया है, तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, ठीक है। अतिरिक्त सदस्य तो बढ़ रहे हैं लेकिन बहुमत जो बहुमत में है तो सरकारी सदस्य ही बहुमत में है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया तथा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हो गई, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए अब क्या होता है, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, उनको अब जो है बजट पर बहस करने की अनुमति भी प्रदान कर दी जाती है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, ठीक है। वो लोग मतदान नहीं कर सकते थे।
आगे देखते हैं आगे क्या क्या आता है। आगे है केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 निश्चित की गई कि न सॉरी मनोनीत जो सदस्य थे 10 से कम लोगों को मनोनीत नहीं किया जा सकता था और अधिकतम 16 से मतलब 16 से अधिक लोगों को मनोनीत नहीं किया जा सकता था। इनमें से 10 सदस्य जो थे गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए थे। ठीक है, ऐसा कुछ प्रावधान था। ठीक है, ज़्यादा डीप में इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन वही 1833 1813 ये सब थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 1861। ठीक है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पालिका और वाणिज्य मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। ठीक है, क्या क्या किया जाता था? निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी और यही सब जिला बोर्ड था, जो विश्वविद्यालय थे, नगर पालिका और वाणिज्य मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता था। ठीक है, अभी जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं हो रहा, अभी जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, वाणिज्य मंडल इन सब के द्वारा हो रहा है। ठीक है, फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इस अधिनियम का दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार है। मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे तथा मिंटो भारत के वायसराय थे, इस नाते इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास का युगांतर घटना बताया था, युगांतर घटना। ठीक है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि भारत परिषद अधिनियम 1892 की कमियों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश रख करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना। देखिए, अब 1909 आ गया था, इसके बाद से गांधी युग स्टार्ट हो जाता है और इस टाइम पर 1900 तक लगभग 1885 में जो था कांग्रेस का गठन हो जाता है। उसके बाद से भारतीय स्वतंत्रता की जो थे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो भी भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी वीर थे, जो नेता थे, तो वो लोग जो थे भारतीय स्वतंत्रता को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो गए थे। कहने का मतलब क्रांतिकारी लोग जो थे उग्रवाद, राष्ट्रवाद जैसे कई तरह की घटनाएं देखने को मिलने लगी थी, कई तरह के आंदोलन देखने को मिलने लगे थे। तो इससे क्या हुआ, इससे ये लोग भी डर गए। तो इन लोगों के मन में ये आया कि ठीक है और उस टाइम अधिवेशन भी हो रहे थे, 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था है। ठीक है, इस तरीके से जो है कांग्रेस, कहने का मतलब एक प्रकार से भारतीय सत्ता में हस्तक्षेप करने के लिए कांग्रेस काफ़ी बड़े स्तर पर उभर के आ गई थी। और उसी सब में जो थे ये अंग्रेज़ थे जो शासन करते थे, तो वो लोग थोड़ा सा घबरा गए और उसके बाद जो था तरह तरह के कानून बनाने लगे। ठीक है, उसी में एक ये भी आता है 1909 का, जो इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो इसमें ये लोग मुस्लिमों को, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन हो जाती है। तो ठीक है, तो इन सब को देखते हुए ये लोग थोड़ा सा मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम लोग जो है एक प्रकार कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, फूट डालो राज करवाई नीति, ये सब इन लोगों के दिमाग में आती है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा आगे देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई। पहले 16 थी, फिर 16 से बढ़कर 60 हो गई, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या अलग अलग थी। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद में के साथ जो था बनाने का प्रावधान किया गया, संगठन बनाने का प्रावधान किया गया, जिसके फलस्वरूप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम सदस्य बने थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम सदस्य बने थे। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात आती है, इसी में 1909 में प्रावधान किया गया। इस प्रणाली के आधार पर ही प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों तथा जमींदारों के लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। देखिए, अब क्या होता है, पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान आता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रभाव।
ठीक है। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय जो पहले चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते थे तो वो सब भी था, ठीक है। फिर क्या आता है, मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है, तो मिंटो को कहा जाता है। फिर आता है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। मॉन्टेग्यू ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे, इन्हीं के नाम पे है, ठीक है। मॉन्टेग्यू ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव थे, जो राज्य सचिव का पद आया था उसी के अकॉर्डिंग, ठीक। इसमें दिया गया है कि यह अधिनियम 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। इस अधिनियम को पारित करने के निम्न कार्य थे, कौन कौन से कार्य थे कि सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, 1916 में होम रूल स्थापना होती है, होम रूल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दो तरह होम रूल होता है, ठीक है, तथा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो जाती है 1914 से, ठीक। इस नाते जो था ये कुछ तात्कालिक कार्य थे, तो इसके आधार पर जो था ये 1919 में ये अधिनियम लाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। द्वैत शासन असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब में लागू किया गया था, यहाँ, ठीक है। द्वैत शासन कहाँ का है, असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश वाला एरिया, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब में, ठीक है। तथा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया तथा प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था तथा आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ये दोनों के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, जैसे जो हस्तांतरित विषय थे उस पर गवर्नर शासन अपना करता था, और जो आरक्षित विषय होते थे उसको कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। गवर्नर ही शासन करता था लेकिन इनकी सहायता से, ठीक है। आरक्षित विषय कौन कौन से थे, जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। राजस्व से संबंधित, न्याय से संबंधित, वित्त से संबंधित, पुलिस से संबंधित, ये सब जो थे ये सब आरक्षित विषय थे। इस पे जो था गवर्नर जो था इस पे कार्यपालिका परिषद की सहायता लेता था। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि तथा स्वास्थ्य, तो इस पे गवर्नर खुद शासन करता था, इस पे किसी की सलाह या सहायता नहीं लेता था, ठीक है। आगे है, इन अधिनियम ने सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत विस्तारित किए। इस अधिनियम के तहत 1526 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1526 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1526 में। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा का गठन भी इसी के तहत देखने को मिलता है। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। अब यहाँ पर भारतीय मतलब कहने का मतलब अब भारतीय होना आवश्यक हो गया 3 सदस्यों का, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य होते थे, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। फिर क्या है इस अधिनियम में, इस अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य अधिनियम के लागू होने के 10 साल बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट देना था। इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है, इस अधिनियम के द्वारा सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। अब यहाँ पर लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया लेकिन सीमित संख्या के अंतर्गत, ठीक है। फिर आता है अ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है इसी भारत शासन अधिनियम का देखने को मिलता है। भारत शासन अधिनियम 1935 का देखने को मिलता है, यानी मतलब आधे से ज़्यादा संविधान के जो कानून व्यवस्था है भारत शासन अधिनियम 1935 का ही देखने को मिलता है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहा जाता है।
देखिए, इसको भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। और जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उसको भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। उसके तहत इतने अनुच्छेदों को इतने ज़्यादा इधर उधर उलट पलट कर दिया गया था, इतने ज़्यादा संशोधन हो, मतलब इतने ज़्यादा नए कानून जोड़ दिए गए थे ना कि उसमें एक छोटा संविधान बन जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, अगर 42वां संविधान संशोधन दिया गया तो आप लोग उसको कीजिएगा, और अगर ये भारत शासन अधिनियम 1935 दिया गया तो इसको कीजिएगा, ठीक है। और क्या दिया गया इसमें, इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। मेहनत लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत के ऊपर एक लाइक कर दिया कीजिए। हम बोले या ना बोले, लेकिन आप लोग को चाहिए कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा तो आप लोग लाइक कर दीजिए। इससे क्या मिलता है जानते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, हाँ हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, वो लोग लाइक कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट भी कर दीजिए, अपनी कोई भी चीज़ें रहें, कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा परेशानी या फिर कोई सजेशन रहे तो कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। आगे है, इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, ठीक है। फिर है, इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन कर दिया। अवशिष्ट शक्तियों पर तथा अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। मतलब 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन हो गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो इसके अतिरिक्त जो बचे हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ बची हैं, उस पर वायसराय कानून बना रहा है, ठीक है। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 100 सूची संघ सूची में, 61 विषय राज्य सूची में और 52 विषय समवर्ती सूची में। संघ सूची में जो 100 विषय हैं उस पर समझ लीजिए केंद्र सरकार जो है अपना कानून बनाता है, और जो राज्य सूची में है उस पर राज्य सरकार, और जो समवर्ती सूची में है जो विषय हैं उस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। जैसे जो राज्य थे, प्रांत थे, वहाँ पर द्वैत शासन समाप्त हो गया, अब केंद्र में ही सिर्फ द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1933 वाला, भारत शासन अधिनियम 1935, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए भी किया गया। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। देखिए किस तरीके से धीरे धीरे मत देने का अधिकार मिल रहा है। ये थोड़ी ना है कि जैसे अभी है 18 वर्ष के ऊपर का कोई भी नागरिक हो तो मत दे सकता है, तो ऐसा नहीं था पहले देख रहे हैं कितने तरीके। पहले तो विश्वविद्यालयों और चैम्बर्स, इन तरीके के जो लोग थे उनको दिया गया था अधिकार। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर 10% जनसंख्या को दिया गया। उसमें भी जो जैसे थे सिस्टम था तो वो अपने अकॉर्डिंग दिए थे, सबको नहीं मिला था, ठीक है। फिर अगला है कि इस अधिनियम के माध्यम से 1935 में भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। संघीय न्यायालय 1937 में सर मॉरिस ग्वायर। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित इंग्लैंड में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो इंग्लैंड में भारत परिषद स्थापित थी उसको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिसमें बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम थे। इसको भी याद रखिएगा। और क्या आता है इस अधिनियम में, इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई तथा प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी स्थापना किया गया। ठीक है, राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीपीएससी नहीं है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इस तरीके से कर दिया गया और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। ठीक है, 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित, इसमें इंजन नहीं है और ब्रेक बहुत है। ठीक है, फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 का योगदान काफ़ी ज़्यादा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो
क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। यह एक सदस्यीय आयोग था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या क्या थे वो देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करेगी जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी तथा इसे ब्रिटेन से संबंध तोड़ने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, ये इसके क्रिप्स मिशन का उद्देश्य यही था कि भारत में संविधान सभा का गठन करवाना, अंतरिम सरकार का गठन करवाना, ये सब इसके कुछ उद्देश्य थे। कि ये आया था, ये सोचा था कि हम लोग जो है अंतरिम सरकार का गठन कराएंगे, पूरा सत्ता हस्तांतरण करके भारतीयों को दे देंगे और उन लोगों का एक संविधान सभा का गठन करवा देंगे ताकि वे लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। तो कुछ प्रस्तावों के जो इसके मतलब कुछ पॉइंट थे वो पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रतिनिधि और देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। ठीक है, फिर क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रांतों या देशी रियासतों को यदि नया संविधान पसंद नहीं आएगा तो उन्हें अपने लिए एक संविधान बनाने का अधिकार होगा तथा उनकी स्थिति भी भारतीय संघ के समान ही रहे होगी। यानी कि अगर कोई रियासत है, कोई जैसे जम्मू कश्मीर की रियासत थी, हैदराबाद रियासत था, तो ये लोग कहाँ मान रहे थे? जब भारत का विलय हो रहा था राज्यों का, तो कहाँ ये भारत में आ रहे थे? ये लोग वैसे भाग रहे थे। तो इसके लिए प्रावधान था कि जैसे अगर कोई देशी रियासत है या ब्रिटिश सरकार के प्रांत हैं, अगर वो उनको ये संविधान पसंद नहीं आ रहा तो अपने लिए खुद का नया संविधान बना सकते हैं और स्वतंत्र रूप से, मतलब एक संघ की तरह, भारतीय संघ के नाम समान ही वो लोग भी स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं अस्तित्व में। ठीक है, फिर क्या था? भारत संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच सुरक्षा हेतु एक संधि की जाएगी। जब तक नया संविधान कार्यान्वित नहीं होगा तब तक ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। सॉरी यार, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और क्लास लेने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। करें, गला बैठ गया था एकदम, क्या ही बताएं आप लोगों को। ठीक है, आगे आइए, ध्यान दीजिए। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था तथा कांग्रेस भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर सहमत नहीं थी। यानी कि जैसे जो क्रिप्स प्रस्ताव था, इसमें क्या था? इसमें ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से पहले भारत में यह था कि हम लोग मतलब एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत की जो बातें हो रही ना, तो इसी तरीके से कि भारत एक ही रहेगा। पहले ये नहीं था कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। इस पे कांग्रेस जो था, कांग्रेस बहुत नाराज़ थी कि पाकिस्तान की जो मांग हो रहा था। तो ये लोग जो क्रिप्स मिशन में था, तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो ये नहीं था कि कोई भी रियासत अगर नहीं मिलना चाहता तो अपना स्वतंत्र रूप से अपना बना सकता है संविधान। तो कहीं ना कहीं इसमें ये बातें झलक रही है ना कि पाकिस्तान अगर बनना चाहता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान बन जाए। इसीलिए कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन का विरोध भी किया था। ठीक है, और जो लास्ट में इसमें कहा था कि इंग्लैंड जो था, इस पे जो है ब्रिटिश का जो है अधिकार रहेगा, ताकि जो भी कोई भी सुरक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ें रहेंगी तो ब्रिटिश इसके अंतर्गत रहेगा। तो इससे भी सहमत थी कि नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हम पूरी तरीके से अपना जो था देखरेख कर सकते हैं। तो ये ऐसी बातें करते थे कांग्रेस, तो इसलिए इसको कांग्रेस ने स्वीकार भी नहीं किया। ठीक है, फिर क्या था इसमें कि क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का भविष्य में भुनाने वाला चेक कहा है। यानी कि एक ऐसा दिवालिया बैंक है जिसमें भविष्य में भुनाने वाला चेक, ये कहा था महात्मा गांधी ने। फिर आता बेबेल योजना 1945। बेबेल योजना 1945, भारत के तात्कालिक वायसराय बेबेल ने 14 जून 1945 को एक योजना की घोषणा की। और इसमें क्या क्या प्रस्ताव थे? इसमें था कि पहला था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना, यानी कि एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना। दूसरा था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनः गठन करना, और जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी कि वायसराय और सैन्य प्रमुख, जो सेना का प्रमुख होता है, इसको छोड़कर ये दो पद जो है ब्रिटिश के रहेंगे और बाकी सब पद, जितने पद हैं, सब जो है भारतीय रहेंगे। तथा परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा।
ठीक है, ये बेबल योजना के तहत था। फिर क्या था इसमें, नंबर 3, कार्यकारिणी परिषद अंतरिम सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग अकारण नहीं कर सकेगा। ठीक है, वीटो का प्रयोग गवर्नर जनरल के हाथ में, मतलब कहने का मतलब पूरी तरीके से नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। फिर नोट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना का स्वीकार कर दिया गया, इसको स्वीकार हो गया बेबल योजना। फिर शिमला सम्मेलन होता है, शिमला सम्मेलन 24-25 जून 1945 को शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक चला था। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद, लाल कुर्ती दल वाले अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। कांग्रेस मुस्लिम लीग की इस शर्त से सहमत नहीं हुई, जिस कारण यह सम्मेलन असफल रहा। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या चाह रहे थे कि जितने भी कार्यकारिणी में सदस्य शामिल होंगे ना, उसका चयन मुस्लिम लीग वाले स्वयं से करेंगे। ठीक है, जिस नाते यह सफल नहीं हुआ। फिर आता कैबिनेट मिशन 1946, ये इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा किया गया था तथा यह जो है एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इस मिशन का नेतृत्व जो था पैथिक लॉरेंस ने किया था और इसके अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। इसका क्या काम था? ये 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। क्या था कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा तथा विदेश, रक्षा और संचार विभाग को संघ के अधीन किया जाएगा और इसके लिए धन एकत्रित करने का अधिकार संघ को होगा। ठीक है, संघ अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका होंगे जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, यानी कि जो ब्रिटिश भारत और देशी रियासत के प्रतिनिधि हैं सब शामिल होंगे इसमें। ठीक है, फिर क्या था कि संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास रहेंगी, राज्यों के पास रहेंगी। ठीक है, प्रांतों का मतलब है राज्य के पास। ठीक, संविधान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी कि चुनाव जो होगा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगा, ये नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली होगा जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ जिसको कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, ये 4 जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? ये इतने सदस्य होंगे और संविधान सभा का आयोजन होगा। ठीक है, फिर क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है, यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य चुना जाएगा और प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा, यानी कि सभी दलों के समर्थन से एक अंतरिम सरकार के गठन होगा। क्या कैबिनेट मिशन क्या क्या चीज़ बनाई? 2 चीज़ बना रहा है, एक संविधान सभा का गठन करवा रहा है और एक अंतरिम सरकार का। ठीक है, और अंतरिम सरकार कैसी होनी चाहिए? जिसमें जो जितने भी भारतीय राजनीतिक दल हैं सबका समर्थन रहना चाहिए, ऐसा अंतरिम सरकार। ये नहीं कि ऐसे उठा के कोई भी बना दो कि आधे लोग उधर मुंह फुलाए बैठे रहे, आधे लोग उधर, मुस्लिम लीग वाले उधर मुंह फुला लें, कांग्रेस वाले उधर। तो ऐसा नहीं, जितने भी दल थे सबके सर्वसम्मति से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था। ठीक है, फिर आता है माउंटबेटन योजना 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। यह योजना भारत के तात्कालिक वायसराय माउंटबेटन द्वारा लाई गई थी। माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण हुआ। इसी के द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राज्यों का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई 1947 को यह पारित हो गया। इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। क्या क्या प्रावधान थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हो गया। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के रूप में किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, इस अधिनियम ने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया। ठीक है,
फिर क्या होता है, इसमें क्या था कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान बनाने की शक्ति दी तथा वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने एवं कानून लागू होने तक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। यानी कि जो संविधान सभा का जो गठन करवाया गया था वही जब तक नया कानून नहीं बन जाता तब तक वही विधानमंडल भी, ठीक है, उसी के रूप में कार्य करेगी और 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम एक्ट है उसी के अंतर्गत कार्य करेगी, ठीक है। फिर था, इस अधिनियम में शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। फिर 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र राज्यों जैसे भारत और पाकिस्तान के यहाँ के रूप में स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। ये रहा हमारा भारत का संवैधानिक विकास, किस तरीके से हमारा भारत शुरू से लेकर अंत तक, जब तक संविधान सभा का गठन नहीं हो गया, अंतरिम सरकार का गठन नहीं हो गया, तब तक किस तरीके से हमारे भारतीय समाज के लोगों ने कितना संघर्ष झेला और इस तरीके से हम लोगों ने इसको स्टडी किया, ठीक है। कल हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए ताकि जितने भी लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।